हाय स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन कूलिंग लॉ को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे आपने, नहीं देखे तो आप उन वीडियो को भी देखें। आज हम न्यूटन कूलिंग लॉ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे इसका डेरिवेशन क्या है, क्या ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, किस ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, कोई अजम्पशन है क्या इसकी, इसको हम स्टेप टू स्टेप डिस्कस करने की हम देखते हैं। अभी देखिए, अगर वीडियो पूरा देखें, जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप उस टॉपिक की समझ अच्छे से नहीं बना पाएंगे। हाँ, हो सकता है आपको आता हो ये टॉपिक, लेकिन कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, हम बात करते हैं और अच्छा लगे तो बाकी बच्चों को भी फायदा मिले, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना इसको, ठीक है, सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को, हमें मोटिवेशन मिलता है इससे। न्यूटन कूलिंग लॉ, देखिए हम सामान्यतः एक चीज जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ये ए, एक ऑब्जेक्ट है हमारा बी। दो तरह के हमने ऑब्जेक्ट लिए, इन दोनों ऑब्जेक्ट में, और ये हमारा सराउंडिंग है, सराउंडिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है और इसका टेम्परेचर T है सराउंडिंग का। कंडीशन ये है कि ये टेम्परेचर इससे ज्यादा है और ये इससे ज्यादा है, यानी T1 ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द सराउंडिंग एंड T2 इज कूलर या कोल्डर देन द सराउंडिंग. It means that there is the exchange of heat energy between these object and surrounding. In this way, heat exchange between them and heat exchange between them. It means that hotter object lose the energy, lose the heat energy to the colder object in different way: conduction, convection and radiation. तीन हमारे बेसिक फॉर्मूले थे जिनसे हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एक कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। न्यूटन कूलिंग अब यहां एनर्जी का लॉस करे, किस फॉर्म में करे कि न्यूटन कूलिंग लॉ लगे। पहला कंसेप्ट यही समझना है कि न्यूटन कूलिंग लॉ केवल और केवल तब होगा कि हीट ट्रांसफर ओनली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तभी न्यूटन कूलिंग लॉ वैलिड है, यानी हीट एक्सचेंज बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस सराउंडिंग और दिस ऑब्जेक्ट और दिस सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ओनली। पहली कंडीशन क्लियर। सेकंड कंडीशन इसकी, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस सिस्टम एंड सराउंडिंग मस्ट बी लेस। टेम्परेचर डिफरेंस between object, we can say that system, and surrounding be less. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए टेम्परेचर का। अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो समझ लीजिए न्यूटन कूलिंग लॉ वेरी करेगा, ये स्ट्रेट कर्व नहीं आएगा। हम इसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस लार्ज हो जाए या हाई टेम्परेचर चले जाए तो ये कर्व बेंड हो जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ऑब्जेक्ट और हमारे सराउंडिंग के बीच में कम है, लेस डिफरेंस है, तो ये मान के चलिए कि न्यूटन कूलिंग लॉ इस पे एग्जैक्ट अप्लाई होगा। और थर्ड कंडीशन है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं ये, इनका सरफेस है ना, जो सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट बी ब्लैक। ये भी एक कंडीशन है कि जो सरफेस है वो ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक सरफेस का मतलब ये नहीं है कि उसका रंग काला हो। ब्लैक सरफेस का मतलब ये होता है कि उसकी जो एमिसिव पावर है वो ज्यादा होनी चाहिए, यानी अगर वो रेडिएशन लूज करता है तो वो मैक्सिमम रेडिएशन को लूज करे, अगर वो गेन करता है तो उसकी
एक्सेप्टेंस पावर भी हाई होनी चाहिए। क्लियर है? ब्लैक का मतलब not mean to the black color. Here black mean object absorb or emit the whole of the radiation that fall on the surface of that object. ये तीन कंडीशन अगर फॉलो करता है हमारा ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच में, तो न्यूटन कूलिंग लॉ टेक प्लेस करेगा। अगर टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो ये एनर्जी लूज करेगा, हीट एनर्जी छोड़ेगा सराउंडिंग को। अगर ऐसी कंडीशन है तो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि सराउंडिंग से लेगा। ये दोनों ही कंडीशन है। इसलिए ऑब्जेक्ट ब्लैक होने का मतलब भी यही है कि वो उसकी जो एमिसिव पावर और उसकी जो एक्सेप्टेंस पावर है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ताकि वो जितनी भी रेडिएशन लूज करे या जितनी भी एब्जॉर्ब करे वो मैक्सिमम रेंज की करते। यानी ये तीन कंडीशन अगर फॉलो करता है तो हम न्यूटन कूलिंग लॉ को पढ़ेंगे। न्यूटन कूलिंग लॉ क्या कहता है कि जो ये हीट एनर्जी है इनके बीच में जो एक्सचेंज हुई है उसकी रेट ऑफ कूलिंग को रिप्रेजेंट करेगा। रेट ऑफ कूलिंग, नाम से भी पता लग रहा होगा कूलिंग लॉ है, तो रेट ऑफ कूलिंग को इसने एक्सप्लेन किया। और इसने क्या कहा, रेट ऑफ कूलिंग है वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है। रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। इसके बारे में इसने समझाने की अपने को कोशिश की है, और वही हम अब जानने की कोशिश करेंगे। कि अब देखिए इसकी डेरिवेशन को देखते हैं। इतनी आपको क्लियर हुई होगी बात कि न्यूटन कूलिंग लॉ एक्चुअल में क्या चीज है। न्यूटन कूलिंग लॉ एप्लीकेबल एक डेफिनेट कंडीशन पे है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी हम न्यूटन कूलिंग लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, टेम्परेचर जो है इसका वो T है, और बाहर हमारा सराउंडिंग है और इसका टेम्परेचर T0 है। क्योंकि सराउंडिंग एक हीट रिजर्वायर होता है, बहुत बड़ा मीडियम होता है सराउंडिंग, और सराउंडिंग का टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता। अगर इसको हम कुछ हीट दे दें या ले लें तो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे ज्यादा असर नहीं आता। इसलिए सराउंडिंग एक्ट एज द हीट रिजर्वायर। और जो सिस्टम है हमारा, जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर हाई है, और यह कंडीशन है कि T ग्रेटर देन T0। अगर ये कंडीशन होगी तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये एनर्जी छोड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन की फॉर्म में, सराउंडिंग को एनर्जी लूज करने लग जाएगा। और जैसे जैसे हीट एनर्जी को ये लूज करेगा तो इसके टेम्परेचर में कमी होने लग जाएगी। तो ये जो रेट है, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, ये बात ध्यान रखनी है। टेम्परेचर डिफरेंस किसका है, ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dq अपॉन dt। रेट शब्द आया है, इसका मतलब हुआ कि एनर्जी लूज की है इसने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जैसे जैसे एनर्जी लूज करेगा तो आपको पता है कि इसके टेम्परेचर में कमी होती चली जाएगी। इसलिए इसके आगे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। नेगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट करता है, यह नेगेटिव साइन इस चीज को इंडिकेट करेगा कि जैसे जैसे आप ये ऑब्जेक्ट एनर्जी को कम करता जाएगा तो इसके टेम्परेचर में कमी होती चली जाएगी। लॉस को बताता है ये, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस T0। और इसको आप रेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R यहाँ पर रेट ऑफ कूलिंग है। ये हमारा डेरिवेशन है कि रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ एनर्जी लॉस प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें यहाँ, तो ये dq अपॉन dt है, ये हमारा माइनस के T माइनस T0 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। यहाँ जो हमारा k है, k कांस्टेंट है, जिसको कांस्टेंट ऑफ कूलिंग भी कह सकते हैं, कांस्टेंट है ये एक तरीके से। इस इक्वेशन को हम एक नाम दे देते हैं, फर्स्ट नाम दे देते हैं। हम सब जानते हैं कि जो एनर्जी का लॉस है ये ऑब्जेक्ट एनर्जी को ऐसे ही रेडिएट नहीं करेगा। एनर्जी रेडिएट करने के लिए इसके पास भी तो कुछ कंडीशन होंगी ना। ऐसा ही तो है नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट। अब उसका एरिया भी अफेक्ट करता होगा, उसका मास भी अफेक्ट करता होगा, उसकी स्पेसिफिक हीट भी उसको अफेक्ट करती होगी। तो एनर्जी लॉस होना एक अकेला एक फंक्शन नहीं है, एनर्जी का लॉस होना भी डिफरेंट क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ जो हम क्या जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास भी हमने m ले रखा हो,
तो इसका जो मास है ये भी तो अफेक्ट करेगा, इसकी स्पेसिफिक हीट कोई एस है ये भी तो अफेक्ट करेगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेम कंडीशन पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट रेट से भी एनर्जी लॉस करते हैं। तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक इक्वेशन ये होगी, बट वी नो दैट जो हमारी एनर्जी का है डी क्यू, ये एम एस डी टी के इक्वल होती है। ये क्या क्या चीजें हैं? एम यहां मास है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। यहां पे एस है, ये स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए हमने मेरे पीछे वाले लेक्चर में जाके आप हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अंतर समझ सकते हैं। बड़ा अच्छा वीडियो बना हुआ उस पे, मैंने दोनों को सेपरेट कर रखा है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। यहाँ हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। और dt चेंज इन टेम्परेचर है। dt क्या है? चेंज कह लो या डिफरेंस कह लो, चेंज इन टेम्परेचर है। अगर इसका रेट निकालना हो आपको कि किसी डेफिनेट टाइम में, तो ये क्या बन जाएगा? ms dt अपॉन dt। दोनों टी में अंतर रखना, स्मॉल टी रिप्रेजेंट टाइम एंड कैपिटल टी स्टैंड फॉर द टेम्परेचर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, then we get the following relation as, compare equation first and second. I will write here, compare equation first and second. Left part of both the equation is same because we discussed the same object, so we can say that right part is also same, and we write as ms d capital T upon small t is equal to minus k t minus t of 0. Here T is the temperature of the object and T0 be the temperature of the surrounding. We can write as dt upon T is equal to minus k upon ms T minus T of 0. This is also the constant. Mass of the object is also constant. जब हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को लिया है तो उसका एक डेफिनेट मास है, और उस डेफिनेट मास की स्पेसिफिक हीट भी फिक्स होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में डिफरेंस यही है कि स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड नहीं करती। हीट कैपेसिटी है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, सॉरी हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है और स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड नहीं करती। तो ये सारा क्या हो जाएगा? एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि इसमें सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं। इसको हम एक नया कांस्टेंट के कह देते हैं, कैपिटल के नाम दे देते हैं, ये स्मॉल के मान लीजिए इसको हम स्मॉल के, या इसको हम के डैश भी कह सकते हैं, इंटू टी माइनस T0। तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि ये रेट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस है, इसके टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वल है। हम इसको, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगी, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यानी dt अपॉन dt रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू T माइनस T0। ये भी तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल, और यही न्यूटन कूलिंग लॉ है। अगर हम इसको सेपरेट दी वेरिएबल करके अगर इसको सोल्व करना चाहें तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, क्योंकि मेरे पास दो यहाँ वेरिएबल है, एक तो टेम्परेचर वेरिएबल है और दूसरा टाइम वेरिएबल है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। कॉपी पेन जरूर लेके बैठे, कॉपी पेन से क्या है कि आप साथ साथ लिखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हम यहाँ, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो मैथ के स्टूडेंट है वो इस भाषा को समझ सकते हैं कि ये आपके देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इसको सोल्व करने का तरीका है सेपरेट दी वेरिएबल। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dt है, इसके डिवाइड में t माइनस T0 रख दें, और इस डायरेक्शन में हम k इंटू dt रख सकते हैं, ये k हो जाएगा। यानी dt टेम्परेचर वाला के नीचे हमने टेम्परेचर और टाइम वाले को उस साइड लेके चले गए इस इक्वेशन से। अब इसका क्या होता है? इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम दोनों साइड से जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने का ये बेनिफिट मिलता है अपने को कि जो ये है ये सेम फंक्शन है,
इसका इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे dt अपॉन t माइनस t0, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, और इधर k इंटू dt है इसका इंटीग्रेशन का, और यहाँ कोई एक c डैश नाम दे दिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं हम इसको, क्या बोल देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर आप चाहें तो इसको और किसी फंक्शन में भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ e बेस में t माइनस टी ऑफ 0। देखिए ये थोड़ा सी अलग चीज आई है, मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिखता हूं, dx अपॉन x आ जाए, यानी ऊपर वाला फंक्शन ये बताता है कि इंटीग्रेशन हमें किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, हमने x के, और किसका करना है, 1/x का। 1/x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ ln x भी लिखा मिल सकता है, और log ऑफ e बेस में x भी लिखा मिल सकता है, ये नेचुरल लॉग होता है। ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लें कि जब भी कोई फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना हो और उसकी पावर -1 में यानी बटे में सिंगल पावर में हो, तो उसके लिए इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, ऊपर dt था और नीचे t का फंक्शन था, ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो पूरी इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी। इधर इंटीग्रेशन आसान है, k dt का होता है t प्लस c डैश। और एक और चीज हम यहाँ समझेंगे मैथमेटिकल, एक तो ये फॉर्मूला अच्छा हमें क्लियर हुआ है, दूसरा फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि कन्वर्जन कैसे होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए ऐसे दे रखा हो log ऑफ 10 बेस में x इज इक्वल टू 2, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हो और क्वेश्चन में कह दे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, फाइंड आउट x। अब x यहाँ पे है, उधर 2 है, कैसे सोल्व करते हैं, इस x को फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे का ऐसा लिखेंगे, इधर वाला जो 2 है और इधर बेस हमें पहचानना होगा कि जिस वैल्यू को हम निकाल रहे हैं उसका बेस क्या है, बेस कितना है 10, इसको यहां रख देंगे 10, यानी जो बेस होगा उसको सामने रखेंगे x के, और जो सामने फंक्शन है इक्वल में उसको इस 10 की पावर में लगा देंगे, तो कितना हो गया, 10 की पावर 2 का मतलब हो गया 100। एक और क्वेश्चन से समझ लीजिए, ऐसे दे रखा हो log ऑफ 2 बेस की 5 इज इक्वल टू, यहां मान लीजिए x दे रखा है log 2 बेस x इज इक्वल टू 3, ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो, वो कहते हैं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करेंगे हम, पहले इसको यहां रखेंगे, जो बेस होगा इसको डायरेक्ट रख देंगे, और जो सामने फंक्शन है उसको इसकी पावर में ले आएंगे, तो 8 आंसर हो जाएगा। आप एक बार खुद भी एक क्वेश्चन करके देखें तो श्योरिटी है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये बेस कन्वर्जन का तरीका होता है। तो यहाँ भी हम बेस कन्वर्जन अप्लाई करने वाले हैं। बेस कन्वर्जन यानी इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं t माइनस टी 0 की। ये इसका बेस कितना है, e को इधर लेके जाइए, मैंने ये कहा था कि जो सामने जितना भी फंक्शन है वो पावर में चला जाएगा, तो माइनस के टी प्लस सी डैश पूरे के पावर में चला गया। अगर इसको हम और भी अच्छे से सोल्व करें t0, तो इसके दो पार्ट हम बना सकते हैं, एक तो माइनस के टी बना सकते हैं, इनटू में एक e की सी डैश बना सकते हैं। e की सी डैश, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस था एक माइनस था, ये अलग अलग कर सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या होता है, जब प्लस में साइन हो तो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, दो अलग अलग भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि दो नहीं बनाने तो एक भी बना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक नया कांस्टेंट है, क्योंकि e की पावर में कांस्टेंट हो तो वो अपने आप में कांस्टेंट होता है, तो इसको मैं t माइनस टी 0 इज इक्वल टू सी लिख सकता हूं, और ये e की माइनस के टी हो जाएगा यहाँ, यानी c क्या है यहाँ पे, c इज इक्वल टू e की c डैश इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है ये, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये, और t की वैल्यू इज इक्वल टू t0 प्लस c कांस्टेंट e की माइनस के टी, ये इक्वेशन बन जाएगी। यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो e की पावर में है और माइनस में है e की पावर, इसका मतलब डिक्रीज हुआ है। टेम्परेचर तो डिक्रीज हुआ लेकिन स्ट्रेट नहीं हुआ, कैसे डिक्रीज हुआ, ये एक्सपोनेंशियली चेंज आया इसके अंदर, ये धीरे धीरे चेंज हुआ है इसके अंदर, एक्सपोनेंशियली इसमें वेरिएशन है। जब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो इसका ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, हम इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली चेंज करेंगे, ये इस तरीके से इसका ग्राफ कम होता चला जाएगा, e की पावर में है और नेगेटिव पावर होने की वजह से ये डिक्रीज होगा। जैसे जैसे टाइम स्पेंड करेंगे, इधर टेम्परेचर है हमारा, ये टेम्परेचर है और इधर हमारा टाइम है, टाइम और टेम्परेचर के बीच जब आप स्केल देखते हैं तो इस तरीके का स्केल हमारा बनेगा, यानी ये डिक्रीज करता चला जाएगा। तो
अब ये हमें इस चीज को देख लेना था यहाँ कि किस तरीके से हमारा कूलिंग कर्व आता है, और इस कर्व को हम कूलिंग कर्व बोलते हैं। क्या नाम होता है इसका? आप इसका नाम याद कर सकते हैं, कूलिंग कर्व बोलते हैं, कूलिंग कर्व। अब इस इक्वेशन में एक कंफ्यूजन होता है हमारे पास कि जो मैंने अभी एक इक्वेशन लिखी थी, आपने अभी देखा हो इधर, मैं यहाँ लिख देता हूं, आप नोट जरूर करें इसको साथ साथ, क्योंकि जब तक आप साथ में कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे और साथ साथ नहीं लिखेंगे तो इतना अच्छा समझ नहीं आएगा। सुना हुआ इतना अच्छा नहीं आता, आप खुद प्रैक्टिस करें, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। एक इक्वेशन अभी हमने बनाई थी कि डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी जीरो। एक तो इक्वेशन ये आई थी हमारी, एक इक्वेशन ये आई है हमारी। यहाँ टी को लेके काफी कंफ्यूजन रहता है कि टी की वैल्यू क्या रखें। कई बार ऑब्जेक्ट ऐसे होता है कि वो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हुआ है, कोल्ड हुआ है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। अब ये भी टी है ऑब्जेक्ट का, ये भी टी है ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के दो टेम्परेचर आ जाते हैं, तो हमें ये नहीं पता लगता कि यहाँ टी की वैल्यू क्या रखें। डी टी तो हमें समझ में आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, लेकिन टी क्या चीज है ये हमारे कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट नहीं है। क्या नहीं है? ये कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका पहले कोई टेम्परेचर T1 है, फिर कुछ एनर्जी लूज की, बाद में टेम्परेचर T2 हो गया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो तो समस्या हमारे पास ये रहेगी कि कौन सा टेम्परेचर ले, फिर हमें एवरेज टेम्परेचर लेना पड़ेगा। तो यहां ध्यान रखना है कि हेयर कैपिटल T इज एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? एवरेज टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का। इसलिए T की वैल्यू क्या होगी? इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ ये T1 T2 क्या है? T1 है इनिशियल टेम्परेचर और T2 हमारा जो है वो है फाइनल टेम्परेचर। किसके हैं दोनों? ऑब्जेक्ट के। ये भी ध्यान रखना, कहीं सराउंडिंग का काउंट कर दें। ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हैं। जब इन दोनों को अगर आप वैल्यू में रखें तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आपका इजीली फॉर्मूला ये बन जाएगा, dt को रखो, dt को रखो तो dt का मतलब हो गया दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस है, यानी ये क्या बन जाएगा? T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इज इक्वल टू माइनस का k, और यहां आ जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T ऑफ 0। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसके तो ग्राफ देखते हैं हम। ये फॉर्मूले, हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा बनेगा उस क्वेश्चन को हम देखना चाहेंगे। अब बात यहाँ ये आती है, क्या सभी ऑब्जेक्ट के लिए कूलिंग कर्व ऐसा ही होगा? नो, ये सही नहीं है। हम टेम्परेचर और टाइम के बीच ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो इस पे हमने टाइम को लिया है, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर हमने टेम्परेचर को लिया है, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम कंडीशन है, सारी की सारी कंडीशन सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट दो अलग अलग हैं। एक का कर्व ये है, दूसरे का कर्व देखा तो वो ऐसा आया। दोनों के दोनों केस में आप पाएंगे कंडीशन भले सेम रही हो, लेकिन दोनों के कर्व में डिफरेंस आया है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग कर्व आते हैं। ये आपका वाटर के लिए है, और ये कोई भी फ्लूइड या लिक्विड हो सकता है। तो इससे क्या पता लगता है हमें? कर्व का डिजाइन सेम है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम T1 पे है, ये T2 पे है, ये T3 पे है, लेकिन टेम्परेचर का फॉल देखेंगे। T1 पे इसका इतना टेम्परेचर फॉल हुआ, इसका ज्यादा हो गया। T3 पे इसका ज्यादा टेम्परेचर फॉल हुआ, इसका कम हुआ। तो यानी ये कह सकते हैं हम, अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में हम कूलिंग कर्व को देखें तो ये स्पष्ट होता है कि अगर आपकी सारी कंडीशन सेम है दो ऑब्जेक्ट की, तो भी उसके टेम्परेचर का फॉल है वो डिफरेंट हो सकता है। क्लियर हो रही है बात?
cooling condition same, cooling condition is same, but fall in temperature be different for different object। यहां से हमें क्या पता लगता है, यहां से हमें ये पता लग गया कि जो फॉल होना है टेम्परेचर का, टेम्परेचर में जो कमी आनी है वो नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक हम रेट ऑफ कूलिंग यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं। ये कर्व समझ में आ जाएगा। कूलिंग कर्व कंपैरिजन है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो यहाँ इस कर्व से ये पता लगा कि कंडीशन भले ही सेम रही हो लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए फॉल इन टेम्परेचर डिफरेंट रहा है। उसका कारण है कि इससे ये पता लगता है कि जो रेट ऑफ फॉलिंग है, जो ये फॉलिंग है, ये किस पे डिपेंड कर रही है? नेचर ऑफ सब्सटेंस कह लो या ऑब्जेक्ट कह लो, एक ही बात है, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। एक कर्व और समझा देता हूं मैं। एक कर्व मैं बनाता हूं रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल के ऊपर, यानी एक साइड हमने टेम्परेचर डिफरेंस लिया है और एक साइड dt अपॉन dt को लिया है। तो इसका कर्व देखोगे स्ट्रेट आता है, लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है लो टेम्परेचर पे, तो जैसे ही टेम्परेचर हुआ तो ये वेरी कर जाएगा, ऐसे बैंड हो जाएगा। यानी इससे ये पता लगता है कि अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस को बढ़ा देंगे तो एक स्टेज के बाद ये लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगी, यानी ये लाइन बेंड हो जाएगी। बेंड होने का मतलब क्या हो गया? इस रीजन में न्यूटन कूलिंग लॉ जो है, कूलिंग लॉ फेल हो जाएगा। कूलिंग लॉ फेल हो जाएगा, ये बेंड हुआ है। इसलिए कंडीशन क्या थी न्यूटन कूलिंग लॉ की? कि टेम्परेचर डिफरेंस लेस होना चाहिए। अगर आप लॉगरिथम के फंक्शन में टाइम का ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ और कई बार देखने को मिलता है कि ऐसे इधर तो टाइम कर्व है, टाइम एक्सिस ले ली, इस डायरेक्शन में मैंने log et माइनस t0 लिया। तो आप देखेंगे तो इसकी इक्वेशन अगर चेक करके देखें तो इसकी इक्वेशन से पता लग जाएगा log et माइनस t0 इज इक्वल टू माइनस kt था। तो इसका मतलब नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि कम हुआ है। क्या हुआ है? कम हुआ है। लेकिन दोनों स्ट्रेट वेरिएशन है तो इसका कर्व इस तरीके से आएगा, स्ट्रेट फॉलिंग होती है इसके अंदर। तो ये भी अगर ग्राफ इस तरह का दिखाई दे तो इसके बीच में इस तरह का हम ग्राफ बना सकते हैं। तो यहां से आपको न्यूटन कूलिंग लॉ की कंडीशन और समझ में आ गई होंगी। एक इसकी एप्लीकेशन के बारे में कुछ बातें चलती हैं। एप्लीकेशन मैंने बताई दी है। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ भी इससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग और इसके बीच में अगर कम है तो ये वैलिड है, अगर ज्यादा हो गया तो ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये t की पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी न्यूटन कूलिंग लॉ से रिलेटेड। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि न्यूमेरिकल कैसा पूछा जा सकता है और इस फॉर्मूले को कैसे हम अप्लाई करें। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कहता है ए पैन फिल्ड विद हॉट फूड कूल्स फ्रॉम 94 टू 86 डिग्री सेल्सियस। एक कढ़ाई में कोई हॉट फूड है, गर्म भोजन है, वो 94 से 86 2 मिनट में कूल डाउन होता है। यानी फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि इनिशियल टेम्परेचर है T1 की वैल्यू जो दे रखी है वो 94 और T2 की जो वैल्यू है वो 86 डिग्री सेल्सियस है। और यहां से यहां कूलिंग होने में इसने टाइम जो लिया है, टाइम वो 2 मिनट ली है। कितना टाइम लिया इसने? 2 मिनट ली ओनली इस कूलिंग में। फिर ये कहता है व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 20 और यहाँ T0 की वैल्यू दे रखी है 20 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 टू 69? अगर इस टेम्परेचर को कूल डाउन होने में 2 मिनट लगे तो 71 से 69 होना है तो कितना टाइम लगेगा? अक्सर जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो उस समय सामान्य रूप से बच्चे गलतियां क्या करते हैं, वो इस तरीके से देखते हैं 94 और 86 में डिफरेंस देख लेते हैं। लगभग यहाँ 8 डिग्री का डिफरेंस हुआ और यहाँ काउंट कर लेते हैं वो कितना
71 69 यहाँ 2 का डिफरेंस हुआ। तो वो क्या सोचते हैं कि इससे ये 3 टाइम ज्यादा है, तो यहाँ अगर 2 मिनट लगती है 8 डिग्री में, तो इसमें वो क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर देंगे 2/3 यानी 0.6 सेकंड, जो गलत तरीका है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा न्यूमेरिकल का ऑप्शन मिलेगा आपको और आप गलती कर देंगे, क्योंकि ये सोचेंगे कि 8 डिग्री में उन्हें ठंडा होने में 2 मिनट लगे हैं, तो यहाँ तो 2 ही डिग्री करना है। ये प्रोसेस सही नहीं रहती। हम इसको देखते हैं। फॉर्मूला हमारा न्यूटन कूलिंग लॉ का लगाना है। न्यूटन कूलिंग लॉ, न्यूटन कूलिंग लॉ क्या कहता है कि जो dt था अपॉन टाइम, यानी जिसको हम ये कह सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू माइनस K इंटू T1 प्लस T2 एवरेज टाइम था, टेम्परेचर माइनस T0, ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ। तो ये वाला जब फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो हमें पता क्या लगेगा, और आप चाहें तो इसको T1 T2 या नेगेटिव साइन को स्किप भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है लेना, क्योंकि दोनों में नेगेटिव कैंसिल हो जाए। वैल्यू रख के देखिए फर्स्ट कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन है। हम जो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे वो ये है हमारी। फर्स्ट कंडीशन में रखिए T1 की वैल्यू 94, यहाँ रख दिया हमने, मैं यहां से रखता हूं इसको 94 माइनस 86 डिवाइडेड बाई 2 मिनट, मैंने टाइम मिनट में ही रख लिया, इज इक्वल टू 94 प्लस 86 डिवाइडेड बाई 2, बाहर के है, माइनस 20 डिग्री। इसको सोल्व करते हैं हम, 94 से गया तो 8/2 के। इसको देखिए 94 और 86 को जोड़े तो 9 और 8 170, 180, 180 को 2 किया तो 90 माइनस 20, और इसको जब सोल्व करते हैं तो ये 4 इज इक्वल टू के इंटू 70, और यहां से अगर आप देखें तो के की वैल्यू आ जाएगी 4/70। आप ऐसा भी कह सकते हैं या इसको एक इक्वेशन भी बना सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। सेकंड कंडीशन अप्लाई कर दीजिए फॉर सेकंड कंडीशन, फॉर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कहा है इसने, फॉर्मूला यही अप्लाई करना है आपको। सेकंड कंडीशन में T1 की वैल्यू है वो 71 है, T2 की वैल्यू है वो 69 डिग्री दिया हुआ है इसने, और T0 की वैल्यू वही है सेम 20 डिग्री सराउंडिंग की। तो फॉर्मूले में रखें T1 हो गया 71 माइनस 69 डिवाइडेड बाई T हमें कैलकुलेट करना है, और K इंटू यहाँ जाएगा 71 प्लस 69 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20। सॉल्व करके देखिए, यहाँ आ जाएगा 2/T, के ऐसे का ऐसा, इन दोनों को जोड़े तो ये कितना बन जाएगा 140, और 2 से हाफ करेंगे तो 70 माइनस 20, और 70 माइनस 20 कितना हो जाएगा 2/T इज इक्वल टू के इंटू 50। इसको आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। मैं यहां लिख देता हूं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, या यहां सोल्व कर लीजिए, अगर वहां दिखाई नहीं दे तो यहां सोल्व कर लीजिए। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, तो क्या बन जाएगा, इधर तो 4 आया हुआ है हमारे पास, 4 डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, 4 डिवाइडेड बाई, ये कितना आया, इसका लेफ्ट पार्ट 2/T, 2/T इज इक्वल टू, इधर आया के 70 डिवाइडेड बाई के 50, जो कटे के से के काट दो, 0 से 0 काट दो, ये टी पलट के चली जाएगी, 2T इज इक्वल टू 7/5, और T इज इक्वल टू 7/10, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और ये 0.7, यानी टाइम है 0.7 मिनट, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना टाइम लगा, 0.7 मिनट लगा। अगर इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करें तो टाइम कितना हो जाएगा सेकंड में, 0.7 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 42 सेकंड टाइम आ जाएगा आपका आंसर। हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये आंसर हो या ये आंसर हो। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करते हैं, और अगर ऐसे आपको तरीका समझ में आ गया फिर इसमें कोई भी समस्या नहीं रहेगी। आप इसको एक दो क्वेश्चन खुद करके देखेंगे तभी आपको समझ में आने लग जाएगा। एक बात जरूर नोट करें, अगर 2 लिक्विड दे रखे हों और वो कूल होते हैं
सेम कंडीशन में, सेम कंडीशन का मतलब है उनका सरफेस एरिया सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, तो रेट ऑफ कूलिंग भी सेम रहेगी। ये बात आपको नोट करनी है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को, देखिए मैं समझा देता हूं, लिख के बता देता हूं क्या है इसका मीनिंग। इस तरह का न्यूमेरिकल आए तो आप आराम से सोल्व कर देंगे। अब ये कहता है कि दो लिक्विड दे रखे हो आपको, कोई भी, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये कहता है कि टू और मोर लिक्विड है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तीन फ्लूइड हैं, ये लिक्विड हैं तीनों के तीनों। और इनके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कहता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, ये दोनों चीजें अगर सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी सरफेस एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस इनके सेम है, और साथ में टाइम इंटरवल भी अगर सेम दे रखा हो, एक चीज और ऐड कर सकते हो आप, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल ये भी सेम दे रखा हो तीनों के लिए। अगर इसकी रेट ऑफ कूलिंग R1 है, इसकी R2 है और इसकी R3 है, और ये तीनों कंडीशन हो, तो रेट ऑफ कूलिंग जो होती है, रेट ऑफ कूलिंग वो सेम होगी, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, ये तो सेम होगी। बट फॉल इन टेम्परेचर या रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर ये डिफरेंट होगा सबके लिए। तो दोनों बातों में अंतर रखना है। अगर रेट ऑफ कूलिंग कहता है तो सेम हो जाएगी, लेकिन फॉल इन टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो जाएगा। अब डिफरेंट होगा तो वो क्यों होगा, इसके बारे में भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर है ये किस चीज पे डिपेंड करता है। मैं यहां लिखता हूं कि dt अपॉन dt, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m इंटू एस। फॉर्मूला याद कीजिए, मैंने फॉर्मूला लिखा था dt अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस के एम एस टी माइनस टी जीरो। तो ये इसको स्किप नहीं कर सकते आप, जबकि रेट ऑफ कूलिंग के अंदर ये एम एस नहीं आता। तो अब इसमें क्या हुआ कि ये देखिए dt अपॉन dt, रेट ऑफ टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, और दूसरा dt अपॉन dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट है। दो फंक्शन हो गए। अगर आपका मास ज्यादा है तो फॉल इन टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर आपका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है जिस लिक्विड या जिस भी ऑब्जेक्ट की, एस अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ जो ये फॉल इन टेम्परेचर ये कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, जो भी लिक्विड ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी उसकी रेट ऑफ फॉल टेम्परेचर कम हो जाएगा। सॉलिड और लिक्विड होते हैं जिनकी लो स्पेसिफिक हीट होती है वो स्पीडली कूल डाउन होते हैं, और जिनकी ज्यादा होती है वो धीरे धीरे कूल डाउन होते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक हीट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब जिसका एस ज्यादा होगा ये कम हो जाएगा। जिनकी ऐसे फ्लूइड, जिनकी ऐसे लिक्विड जिनकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है उनका फॉल इन टेम्परेचर कम, और जिनकी स्पेसिफिक हीट कम है उनकी रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये न्यूटन कूलिंग लॉ का कंप्लीट टॉपिक था, विद एक्सप्लेनेशन था। तो अब कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि ये काम क्या आता है। ये काम स्टीफन बोल्ट्जमान फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए भी काम आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी एक्सप्लेन करने के काम आता है, और विन्स लॉ वगैरह है उनको भी ये एक्सप्लेन कर देता है। तो उम्मीद करता हूं ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से सोल्व कर देंगे। तो आप सबका मेरे साथ बने रहे हैं, आपका सहयोग मिला मेरे को, और इसी तरह आप सपोर्ट करते रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, हम और भी अच्छा कोशिश और अच्छा प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। तो सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।